मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ लिक्विड, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा क्या होता था भाई, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। अब वो कह रहा है बेटा आइडियल लिक्विड है, तो आइडियल लिक्विड में रिजिडिटी नाम की कोई भी चीज होती ही नहीं है। यानी कि आइडियल लिक्विड, याद रखो कि आइडियल लिक्विड के लिए शेयरिंग स्ट्रेस जीरो है। आइडियल लिक्विड के लिए शेयरिंग स्ट्रेस, कभी यही अकेला पूछ सकता है कि शेयरिंग स्ट्रेस बताओ, तो आइडियल लिक्विड के लिए शेयरिंग स्ट्रेस जीरो है, दैट्स वाई इसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी जीरो होगा। अगला क्वेश्चन चलो, द मैक्सिमम लोड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, द मैक्सिमम लोड ऑफ अ वायर कैन विदस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग, बिना ब्रेकिंग के मैक्सिमम लोड, कुछ भी एक मान लो W ले लेता होगा वो, व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। देखो ब्रेक करने का मतलब वो बात कर रहा है ब्रेकिंग स्ट्रेस, और ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, इस पर कई बार क्वेश्चन आए हैं। ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होता है बच्चा, वो होता है मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बियर द वायर अपॉन एरिया, एफ मैक्स अपॉन एरिया। यानी कि याद रखो कि ब्रेकिंग स्ट्रेस लेंथ पे डिपेंड करती ही नहीं है, ब्रेकिंग स्ट्रेस डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ। तो अब लेंथ उसकी आधी कर दो या दुगनी कर दो, उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो कह रहा है मैक्सिमम लोड, अगर L लंबाई का वायर मैक्सिमम लोड W ले सकता है, तो L/2 लंबाई का वायर भी मैक्सिमम लोड उतना ही ले पाएगा, क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिमेन सेम। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो, द टेम्परेचर ऑफ वायर इज डबल्ड द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वैसे तो हम लोग कह देते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन ऐसा समझ लो कि यंग मॉडुलस बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया डेल्टा L अपॉन L। अच्छा ये स्टेटमेंट भी गलत बोलते हैं हम लोग कि ये फोर्स पर यूनिट एरिया है, नहीं, ये इंटरनल रिएक्शन फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस, हाँ स्ट्रेस जो आता है वो इंटरनल रिएक्शन फोर्स है। तो अब देखो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पे जो डेल्टा L होता है, इसको लिखते हो ना आप लोग, L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेल्टा L बढ़ेगा, डेल्टा L लेंथ चेंज होगी, या आप ये लिखते हो ना कि डेल्टा L इज इक्वल टू लिखते हो L0 1 प्लस, या डेल्टा L इज इक्वल टू लिखते हो L0 अल्फा डेल्टा T। बस अब याद रखो, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी तो यंग मॉडुलस घटेगा, लंबाई बढ़ेगी तो यंग मॉडुलस घटेगा। इस पे ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे वो दो ग्राफ खींच देगा ऐसे, स्ट्रेस और स्ट्रेन के, बहुत ध्यान से सुनो, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं बेटा। स्ट्रेस और स्ट्रेन में दो ग्राफ खींच देगा, एक वायर ए है एक वायर बी है। अब कहेगा इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है, T2 और T1 में कौन बड़ा है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व का जो स्लोप होता है ये बताता है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस किसके बराबर है, स्लोप के, जिसका स्लोप ज्यादा उसका यंग मॉडुलस ज्यादा, और जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा उसका टेम्परेचर कम, क्योंकि यहां से आ रहा है कि y इज इक्वल टू K अपॉन T। टेम्परेचर बढ़ेगा तो यंग मॉडुलस घटेगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा, यंग मॉडुलस ज्यादा होगा तो टेम्परेचर कम होगा, यानी कि T1 इज लेस देन T2। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ये टेम्परेचर का मामला याद रखो। अगला क्वेश्चन, a spring is stressed by applying a load to its free end, the strain produced। देखो स्प्रिंग ये है, अब स्प्रिंग को जब हम लोग पकड़ के खींचते हैं तो एक तो स्प्रिंग की लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा,
और दूसरा क्या होगा, इसका शेप भी चेंज होगा, ये हल्का सा ऐसे करके कुछ चेंज आएगा, लेंथ बढ़ेगी और ये थोड़ा थोड़ा ऐसे टिल्ट हो जाएगी, फिर जब खींचते हैं हम लोग हल्की से ऐसी टेढ़ी होने लगेगी। टेढ़ी होने का मतलब शेयरिंग स्ट्रेन भी आ रहा है, शेप भी चेंज होगा और लेंथ भी चेंज होगी, तो दोनों तरीके की स्ट्रेन डेवलप होंगी, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन भी डेवलप होगी और शेयरिंग स्ट्रेन भी डेवलप होगी। यानी कि आंसर कौन सा सही होगा, सी। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अच्छा, इस क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है। अ रिजिड बार ऑफ मास m, कोई एक ये रॉड ले लेते हैं जिसका मास कह रहा है m है और इसको इसने 3 वायर से सस्पेंड किया है, सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाई 3 वायर्स ईच ऑफ लेंथ l, दोज एट ईच एंड आर द कॉपर। अच्छा, दोनों सिरों पर, यहां पर कॉपर वायर है, मिडिल में स्टील वायर है और यहां पर भी कॉपर वायर है। आसान सा क्वेश्चन है, स्टील या आयरन है। द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स इफ ईच इज टू हैव द सेम टेंशन। अब बच्चा देखो, सब में टेंशन सेम कह रहा है, सब में टेंशन सेम है, सबकी लेंथ भी सेम है, तो देखो y बराबर क्या होता है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस टेंशन की वजह से आएगी, W की वजह से नहीं, हालांकि वो अल्टीमेट बराबर हो जाता है W के, तो ये आएगा T अपान A इंटू डेल्टा L अपान L। अब सुनो, तीनों वायर की लेंथ भी सेम कह रहा है, 3 वायर्स ईच ऑफ लेंथ L, तो L भी तीनों की सेम है, T भी तीनों का सेम है, और चूंकि दोनों किनारों पर कॉपर वायर है, तो इसका मतलब है कि कॉपर वायर है तो मटेरियल सेम है, तो दोनों की लेंथ में भी इक्वल चेंज आएगा। तो अगर इन दोनों की लेंथ में इक्वल चेंज आएगा तो मिडिल वायर में भी चेंज उतना ही आएगा, वरना तो भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये रॉड टेढ़ी हो जाए। तो यानी कि दोनों किनारे वाले वायर में अगर डेल्टा एल सेम है तो बीच वाले में भी डेल्टा एल उतनी ही होगी, क्योंकि यहां डेल्टा एल के बारे में नहीं लिखा था तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन उसने एक हिंट किया है कि किनारे पर कॉपर वायर है, तो ये रॉड तो टेढ़ी होगी नहीं, तो अगर इसमें जो चेंज होगा वही इसमें चेंज होगा, क्योंकि मटेरियल सेम है, तो बीच वाले में अल्टीमेट चेंज इन लेंथ बराबर होगी। तो इसका मतलब है T भी सेम, L भी सेम, डेल्टा L भी सेम, तो Y इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू डी स्क्वायर, यानी कि डायमीटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट वाई के। अब देख लो, अपने को कॉपर और आयरन का वाई का रेशियो बताना है, तो यानी कि क्या आ जाएगा, जल्दी से देख लो, किसका किसका बताना है, डी अंडर रूट ऑफ, पहला ही ऑप्शन होगा, डायमीटर का रेशियो बताना है ना, तो डायमीटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ यंग मॉडुलस के, तो ये होगा सिंपल सा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें स्ट्रेस भी पूछ सकता है, इसमें बहुत कुछ पूछा जा सकता है। अ माइल्ड स्टील वायर ऑफ लेंथ 2L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A इज स्ट्रेस्ड well within the elastic limit horizontally between two pillars. A mass m is suspended from the midpoint of wire. स्ट्रेन बेटा क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बेटा स्ट्रेन की जब बात करेंगे तो स्ट्रेन आप करोगे तो आप लिखोगे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, बस हो गया क्वेश्चन। अब चेंज इन लेंथ, तो देखो इनिशियली ये लेंथ है वायर की L, टोटल लेंथ 2L दी है ना, तो मिड से कितनी हो जाएगी L, और जब तुमने लटकाया तो ये लेंथ बढ़ गई, तो डेल्टा L निकालना है। तो डेल्टा L बेटा कैसे निकलेगी, तो डेल्टा L निकलेगी फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। अब बहुत ध्यान से सुनो, फाइनल लेंथ ये है, ये बेटा दिया है इन्होंने इतना L और इतनी ये दूरी दी है x, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो ये दूरी आएगी L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2, ये लेंथ।
यानी कि फाइनल लेंथ आई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और इनिशियल लेंथ थी एल। पाइथागोरस थ्योरम से ये लेंथ निकालनी है, ये है फाइनल लेंथ, इनिशियल लेंथ बेटा ये थी। तो यानी कि डेल्टा एल निकालोगे तो फाइनल लेंथ है एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और इनिशियल लेंथ है एल स्क्वायर। इससे एल स्क्वायर बाहर निकालो तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर, अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान एल स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर। बहुत ध्यान से सुनो, का होल स्क्वायर है यहां। अब देखो एल स्क्वायर भी बाहर ले लो तो ये अंदर बचा, अच्छा कि पावर 1/2 है। ये देखना बेटा, ये एल स्क्वायर जब बाहर निकालोगे कि पावर 1/2 है। एक मिनट कैलकुलेशन देख ले भाई। फाइनल लेंथ ये क्या है, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, 2 नहीं है, माइनस इनिशियल लेंथ है एल। एल स्क्वायर बाहर निकालोगे तो अंडर रूट से बाहर एल आएगा। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान एल स्क्वायर की पावर 1/2 और -1। देख लो भाई, यहां से एल बाहर निकालेंगे, चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एल बाहर निकालोगे तो अंडर रूट से यहां निकलेगा एल, यहां बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान एल स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस एल। अब दोनों में एल कॉमन ले लो और यहां लगा दो बाइनोमियल थ्योरम, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2l स्क्वायर -1, 1 से 1 कैंसिल, ये डेल्टा एल है। एल डिवाइड कर लो तो डेल्टा एल अपान एल इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर। डेल्टा एल अपान एल क्या होगा, स्ट्रेन, कितना आया एक्स स्क्वायर बाई 2l, एक्स स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर होगा बेटा, एक्स स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर, पहला ऑप्शन। देख लो भाई, कुछ नहीं करना है, फाइनल लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से निकाला, इनिशियल एल उसमें घटा दिया, फिर क्या किया, एल कॉमन ले लिया, इस वाले स्टेप में एल कॉमन लिया, चूंकि पावर 1/2 है, एल स्क्वायर कॉमन लोगे, पावर 1/2 है तो एल बाहर आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर की पावर 1/2। अब टोटल दोनों में से एल कॉमन लो, इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा दो, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, ये आ गया। अब यहां पर और भी तमाम चीजें पूछ सकता था, y पूछ सकता था, ये एंगल थीटा दे देता, भाई ये बन रहा है ऐसा, ये एंगल अगर तुम्हें क्वेश्चन में ये एंगल थीटा दिया होता, ये तो x दिया ही है, टेंशन के दो कंपोनेंट आते, एक आता t cos थीटा, इधर से भी t cos थीटा, तो टोटल क्या आ जाता, टेंशन 2t cos थीटा, और इसको बराबर कर देते w के, तो वो वहां से t निकल आता, फिर स्ट्रेस निकालते t अपान a, तो कुछ भी पूछ सकता है। बहरहाल ये तो क्वेश्चन अच्छा सा बनता ही है कि स्ट्रेन क्या होगा यहां, एक्स स्क्वायर अपान 2l स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देख लो, अ रेक्टेंगुलर फ्रेम इज बी सस्पेंडेड बाई सिमेट्रिकली, फिगर दिया ही नहीं, हम बता रहे मेरे को कुछ कुछ याद है फिगर। पहला फिगर है, ये है स्क्वायर फ्रेम, ये है स्क्वायर फ्रेम, एक फिगर में ऐसे टांगा गया है इसको, एक फिगर में ऐसे टंगा हुआ है, ये सीधा सीधा एकदम ऐसे सस्पेंड किया गया है, और एक फिगर में इस फ्रेम को कुछ ऐसे सस्पेंड किया है। तो उसमें यह कह रहा है कि किसमें मैक्सिमम टेंशन होगा। तो देखो W तो नीचे लगेगा, अगर ये एंगल हम थीटा मान लें, यहां पे, यहां भी थीटा ही है, तो देखो एक टेंशन T होगा, T का एक कंपोनेंट आएगा T cos थीटा, यहां पर भी एक टेंशन T होगा, T का एक कंपोनेंट आएगा T cos थीटा,
यानी कि टी कॉस थीटा ऊपर लगेगा और टी कॉस थीटा ऊपर लगेगा, तो टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा ये बराबर होगा mg या w के। तो t बराबर आ जाएगा w अपान 2 कॉस थीटा। अब टेंशन मिनिमम तब होगा जब कॉस थीटा मैक्सिमम हो। टेंशन मिनिमम तब होगा जब कॉस थीटा मैक्सिमम हो। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा 1। कब होती है? जब थीटा बराबर क्या हो? 0। यानी कि जिस डायग्राम में थीटा की वैल्यू 0 होगी, और थीटा एंगल तुमने वर्टिकल से लिया है, ये स्ट्रिंग है तुम्हारी, तो जिस डायग्राम में थीटा 0 होगा उस डायग्राम में टेंशन मिनिमम होगा। तो थीटा इस वाले केस में 0 है, तो लीस्ट इन बी होगा, लीस्ट इन बी होगा। अगला क्वेश्चन, कंसिडर टू सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस, वन ऑफ रबर एंड अदर ऑफ स्टील, बोथ द रॉड्स आर रिजिड। दोनों, एक स्टील का वायर है और एक रबर का वायर है, दोनों को ऐसे हम लोगों ने सस्पेंड कर दिया। At one end of the rod, a mass m is attached to each of the free end at the center। अच्छा, यहां पर कहीं पर दोनों में एक मास अटैच किया गया, इसमें भी और इसमें भी। अब हमें मालूम है स्टील ज्यादा इलास्टिक है इन कंपैरिजन टू रबर। रबर में लेंथ ज्यादा बढ़ेगी, स्टील में लेंथ कम बढ़ेगी, यानी कि स्टील डिफॉर्मिंग फोर्स का ज्यादा अपोज करेगा, तो स्टील ज्यादा इलास्टिक है इन कंपैरिजन टू रबर। तो जो स्टील वायर है उसमें लेंथ में चेंज कम आएगा, और जो रबर वायर है उसमें लेंथ में चेंज ज्यादा आएगा। अब ऑप्शन पढ़ो, बोथ द रॉड्स विल एलोंगेट बट देयर शैल बी नो परसिस्टेबल चेंज इन शेप। नहीं, शेप में चेंज आएगा, जिसमें ज्यादा लेंथ बढ़ जाएगी उसमें चेंज ज्यादा आएगा। अब देखो, द स्टील रॉड विल एलोंगेट एंड द चेंज शेप बट रबर नॉट। नहीं, स्टील में तो कम एलोंगेशन होगा तो उसमें शेप में चेंज भी बहुत कम आएगा, रबर में ही के शेप में चेंज आना है। द स्टील रॉड विल एलोंगेट विदाउट एनी परसेप्टेबल चेंज इन द शेप बट द रबर रॉड विल एलोंगेट एंड द शेप ऑफ द बॉटम एज विल चेंज टू एन इलिप्स। नहीं, ऐसा कुछ थोड़ी होगा कि यहां इलिप्टिकल चेंज आएगा ना। द स्टील रॉड विल एलोंगेट विदाउट एनी परसेप्टेबल चेंज, ये सही है। द स्टील रॉड, इसमें बहुत कम चेंज आना है क्योंकि ज्यादा इलास्टिक है। बट द रबर रॉड विल एलोंगेट विद द शेप ऑफ द बॉटम एज टैपर्ड टू द टिप। हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि इसमें जो बॉटम का इधर का जो शेप होगा स्टील वाले में, क्योंकि लेंथ में काफी चेंज आएगा, तो जो बॉटम एज होगा वो टैपर्ड हो जाएगा थोड़ा सा। तो आई थिंक डी इज द राइट आंसर। सीधा याद रखो, स्टील में बहुत कम चेंज आना है तो शेप में कोई चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि इलास्टिसिटी उसमें बहुत ज्यादा है। अगला क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर द टू मटेरियल आर शोन इन फिगर। ठीक है भाई, एक मटेरियल फर्स्ट है और मटेरियल सेकंड है। पहले दो चीजें देखो, मटेरियल फर्स्ट में लीनियर लिमिट यहीं तक है और मटेरियल सेकंड में लीनियर लिमिट थोड़ी सी ज्यादा है, तो यानी कि मटेरियल भी ज्यादा इलास्टिक है, मटेरियल भी ज्यादा इलास्टिक है। और हमने बताया था अल्टीमेट स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर पॉइंट में जितना गैप कम होगा मटेरियल उतना ब्रिटेल होगा, और जितना गैप ज्यादा होगा मटेरियल उतना डक्टाइल होगा। तो अब ऑप्शन तुम देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। मटेरियल 2 इज मोर इलास्टिक देन मटेरियल 1 एंड हेंस मटेरियल 2 इज मोर ब्रिटेल। मटेरियल 2 इज मोर ब्रिटेल। अभी देखते हैं, मटेरियल 1 एंड 2 हैव द सेम इलास्टिक। ये तो बेकार है। Material 2 is elastic over a large region of strain as compared to 1. Material 2 is more brittle than Material 2. D भी सही है। Material 2 is elastic over a large region of strain.
ये सही। उसमें क्या कह रहा है, मेटेरियल 2 इज मोर इलास्टिक देन, तो स्लोप से पता चलता है अपने को, यंग मॉडुलस से। ये रीजन देखो ना, स्ट्रेन रीजन इसमें इतना ही है, इसका स्ट्रेन रीजन उससे ज्यादा है। तो ये वाला ऑप्शन हमने क्यों नहीं टिक किया, क्योंकि यहां पर जब वो कहता है इलास्टिक, तो इलास्टिसिटी तो यंग मॉडुलस पर डिपेंड करेगी, और ये किस पर डिपेंड करेगी, स्लोप पर। स्लोप ऑलमोस्ट हमको बराबर लग रहे हैं दोनों में। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि मटेरियल T2 इज इलास्टिक ओवर अ लार्ज रीजन ऑफ स्ट्रेन, ज्यादा रीजन तक वो इलास्टिक है। ये कम रीजन तक इलास्टिक है और ये ज्यादा रीजन तक इलास्टिक है। तो मटेरियल 2 इज इलास्टिक ओवर अ लार्ज रीजन है। ज्यादा इलास्टिक होगा कम इलास्टिक होगा, ये तो स्लोप पर डिपेंड करना शुरू करेगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन के। तो आई थिंक सी इज द राइट आंसर एंड डी इज द राइट आंसर। और ये चीज बहुत याद रखना है बेटा कि अगर ये गैप जितना कम होगा मटेरियल उतना ब्रिटेल होगा, और ये गैप जितना ज्यादा होगा मटेरियल उतना डक्टाइल होगा। ये चीज याद रखनी है। तो इसमें दो ऑप्शन सही है बेटा, सी और डी। अगला क्वेश्चन, अ वायर इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग एंड स्ट्रेस्ड अंडर द एक्शन ऑफ अ वेट F suspended from its other end. The force exerted by the ceiling on its equal, वो तो ठीक है, इक्वल और अपोजिट होगा। टेंसाइल स्ट्रेस एट एनी क्रॉस सेक्शन, टेंसाइल स्ट्रेस हमेशा F बाई ए होती है। ए ऑप्शन तो सही है। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, बल्कि परपेंडिकुलर इंटरनल रिएक्शन फोर्स बोलो। अब आगे बढ़ो, टेंसाइल स्ट्रेस एट एनी क्रॉस सेक्शन 0 गलत है, टेंसाइल ये भी गलत है, 2F/A नहीं होगा। F ऊपर लग रहा है, F नीचे लग रहा है, हर जगह पर फोर्स तो F ही है ना बेटा। तो टेंसाइल स्ट्रेस यही होगी। टेंशन एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज सेम, बिल्कुल ये भी सही है। अगर तुम भाई कोई वायर ऐसे सस्पेंड करो और इसमें तुम यहां पर कोई भी एक फोर्स लगा दो F, तो यहां पर भी तो उतना ही फोर्स लगता है ना F, और इस पूरे वायर में टेंशन कहीं पर चेंज नहीं होगा, तो स्ट्रेस भी सेम होगी और टेंशन। चलो अगला क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक वायर बेटा ये स्टील का है, ये स्टील वायर है और ये एल्युमिनियम का वायर है। ये एक मासलेस रॉड है, ये एक मासलेस रॉड है। कह रहा है इसमें एक मास कहां पे सस्पेंड किया जाए कि दोनों वायर में इक्वल स्ट्रेस हो और इक्वल स्ट्रेन हो। तुम्हारे ऑप्शन में तो नियर और क्लोज कह रहा, लेकिन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले अगर हम देखें इक्वल स्ट्रेस, पहला केस देखें इक्वल स्ट्रेस हो, तो इक्वल स्ट्रेस का मतलब इसमें टेंशन T1 और इसमें मान लो टेंशन T2। तो यानी कि इक्वल स्ट्रेस का मतलब T1/A1 इज इक्वल टू T2/A2। सिंपल सी बात है। अब एरिया किसका किसका दिया है, देखो कह रहा है एरिया ऑफ वायर ए का 1 है और वायर 2 का 2 है, यानी कि A1 1 है और A2 2 है, यानी कि बेटा T2 बराबर आ गया 2T1। अब मान लो तुमने x दूर यहां पे सस्पेंड किया था, तो आप टॉर्क निकाल दो जहां पर पॉइंट जहां पर इसको सस्पेंड कर रहे हैं। वायर हॉरिजॉन्टल है ना, तो एक टॉर्क T1 दे रहा होगा और एक टॉर्क T2 दे रहा होगा, और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x बराबर इसके द्वारा दिया गया टॉर्क T2, और पूरे वायर की लेंथ है कितनी, लेंथ ऑफ रॉड ऑफ लेंथ L कह रहा है, तो दूसरा हो जाएगा L माइनस एक्स। T2 बराबर है 2T1, T1x इज इक्वल टू 2T1 इंटू L माइनस एक्स। T1 से T1 कैंसिल,
x इज इक्वल टू 2l माइनस 2x, यानी कि 3x इज इक्वल टू l, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया l/3। l/3 का मतलब क्या हुआ? 1/3 का मतलब होता है 0.3, 1/3 का मतलब 0.33। पूरे रॉड की लंबाई l है, x आ रहा है l/3, l/2 होगा मिड पॉइंट, और l/3 तो और इधर आ जाएगा ना बेटा, 0.6 के आसपास, 0.3 के आसपास। तो इसका मतलब ये मास a के करीब होगा। मास किसके करीब होगा? a। तो अब देखो क्या है, मास m शुड बी सस्पेंडेड क्लोज टू वायर a टू हैव इक्वल स्ट्रेस इन द बोथ वायर। a सही हो गया। अब दूसरा पढ़ रहा है मास m शुड बी सस्पेंडेड क्लोज टू b, गलत है। मास m शुड बी सस्पेंडेड एट द मिडिल, ए भी गलत हो गया। मास m शुड बी सस्पेंडेड क्लोज टू वायर a फॉर द इक्वल स्ट्रेन। अब फिर एक बार कैलकुलेट करो, फिर एक बार कैलकुलेट करो। इक्वल स्ट्रेन, इक्वल स्ट्रेन का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेन y बराबर होता है स्ट्रेस अपान स्ट्रेन। तो इक्वल स्ट्रेस का मतलब हुआ, इक्वल स्ट्रेन का मतलब हुआ, स्ट्रेन बराबर आ गया बेटा T अपान ए वाई। तो यानी कि इक्वल स्ट्रेन का मतलब T1 अपान A1Y1 इज इक्वल टू T2 अपान A2Y2। T1 A1 दिया है 1 और Y1 कितना दिया है? 7 इंटू 10 की पावर 9, 7 इंटू 10 की पावर 9, और Y2 दिया है, A2 है 2 और Y2 कितना है? 70 है ये। अच्छा 7 नहीं है 70, और Y2 दिया है 200 इंटू 10 की पावर 9। कैलकुलेशन है ज्यादा और कुछ नहीं। 10 की पावर 9 से 10 की पावर 9 गया, 70 से 20 गया, तो T2 बराबर यहां पर आया 20/7 इंटू T1। अब फिर क्या कह रहा है? स्ट्रेन इक्वल है, फिर ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है मतलब क्या है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। जितना टॉर्क ये देगा उतना ही टॉर्क, यानी कि T1 इंटू एक्स इज इक्वल टू T2 इंटू L माइनस एक्स। अब देख लो, अच्छा यहां से भी हम बता सकते थे कि T2 अपान T1 की वैल्यू 1 से बड़ी है, T2 अपान T1 की वैल्यू 1 से बड़ी है। यहां से तुम कर लेते T2 अपान T1 इज ग्रेटर देन 1, तब भी आ जाएगा। यहां से या तो ये करो भाई, तुम लोगों को पूरा सॉल्व करना है। T1x 20/7 T1 L माइनस एक्स, T1 से T1 कैंसिल, 7x इज इक्वल टू 20 माइनस 20L माइनस 20x, यानी कि 27x बराबर 20 फिर आ गया, यानी कि x बराबर आ गया 20 अपान 27L। ये क्वांटिटी भी बेटा क्या होगी? तो कैलकुलेट कर लो। ये क्वांटिटी कैलकुलेट अगर हम लोग कर लें तो कितना आ जाएगा बताते हैं। 20/27 0.74 the mass m should be suspended close to wire A have equal strain। बेटा ये मेरे हिसाब से तो गलत है। मास A के करीब होगा या B के? तो अगर लेंथ x की वैल्यू 0.5 से ज्यादा, ये x है ना, 0.5 से ज्यादा तो फिर वो B के करीब पहुंच गया ना, और 0.5 से कम तो वो A के करीब आ रहा है। तो यहां तो 0.5 से ज्यादा आ रही है ना ये वैल्यू। हाँ, तो यानी कि यहां पर क्लोज टू B होगा बेटा। अगर इक्वल स्ट्रेन देना है, इक्वल स्ट्रेस में तो सही है, इक्वल स्ट्रेन देना है तो T1 अपान A1Y1। A1 इन्होंने, अच्छा हम लोगों ने एक गड़बड़ कर दी है, अपना A1 स्टील है तो Y1 ये होगा, Y1 स्टील का लेना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है बेटा,
y1 अपने को बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ ये देखो लेंथ एरिया तो उसने पहले किसका दिया था, क्रॉस सेक्शन एरिया वायर ए, तो वायर ए स्टील का है, तो फिर y यहां पर स्टील वाला लिखना होगा, यानी कि 200 यहां आएगा, और अब सही है, अब आ जाएगा। हाँ ये सब देखो यही सब गड़बड़ होती है, इतनी जल्दी नहीं कहना चाहिए, गलत है। T1 A1 1 है, स्टील का ये है, 200 इधर आएगा इंटू 10 की पावर 9, और इधर आएगा T2 A2 2 है, और ये आएगा 70 इंटू 10 की पावर 9, यानी कि 10 की पावर 9 से 10 की पावर 9, 7 से 7, यानी कि बेटा T2 बराबर आया, या T1 बराबर, यहां पर T1 बराबर आएगा 20/14। अब सही है, ये गड़बड़ कर रहे थे, 20/14 T2। अब T1 इंटू एक्स इज इक्वल टू कर दोगे T2 इंटू L माइनस एक्स, यानी कि T1 इंटू एक्स, T2 हो जाएगा 20, यानी कि आप कर सकते हो कि 10/7, हाँ अपान 14 L माइनस एक्स इंटू T1, T1 से T1 कैंसिल, यानी कि 14x इज इक्वल टू 20L माइनस 20x। हाँ आप सही है, 34x बराबर 20L, तो x बराबर इस केस में आएगा x बराबर 20/34। हाँ अब ये सही है, अब ये क्लोज टू a आ गया, 20/34 में अब ये क्लोज टू a आ गया, तो a सही है और d सही है। कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले इक्वल स्ट्रेस करो, कुछ नहीं है बेटा, फिर से समझ लो, एक स्टील का वायर है, इसमें टेंशन T1 मान लो, इसमें टेंशन T2 मान लो, जब इक्वल स्ट्रेस होगा तो T1/A1 इज इक्वल टू T2/A2, T1 T2 में एक रिलेशन आ जाएगा। और फिर क्या करो, इस पॉइंट के अबाउट जहां तुमने ये मास m सस्पेंड किया है, इस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकालो, क्योंकि रॉड हॉरिजॉन्टल है, तो T1 इंटू एक्स, ये दूरी x है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और बराबर T2, ये दूरी हो जाएगी L माइनस एक्स, T1 इंटू एक्स बराबर T2 इंटू L माइनस एक्स कर लो। और इक्वल स्ट्रेन में, स्ट्रेन होता है स्ट्रेस इंटू यंग मॉडुलस, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस, तो T1/A1 y1 इज इक्वल टू T2/A2 y2, T1 T2 का रिलेशन फिर निकालो, और फिर ये T1x इज इक्वल टू T2 L माइनस एक्स। तो A और D इसका ऑप्शन सही था बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। फॉर एन आइडियल लिक्विड, आइडियल लिक्विड है तो आइडियल लिक्विड बताओ, आइडियल लिक्विड उसे कहते हैं जिसकी कंप्रेसिबिलिटी 0 हो, डेल्टा V/V, यानी कि जिसमें कोई भी कंप्रेस ना हो, यानी कि डेल्टा V की वैल्यू क्या हो, 0। अगर डेल्टा V हो गया 0 तो बल्क मॉडुलस हो गया इनफाइनाइट। याद कर लो, आइडियल लिक्विड का बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 0 और बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट। और भी देख लें, और शेयर मॉडुलस 0, क्योंकि शेयरिंग स्ट्रेस 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 1 यहीं से शुरू हुआ था, तो इसका A भी सही है और D भी सही है। कॉपर एंड स्टील वायर ऑफ द सेम डायमीटर आर कनेक्टेड इंड टू इंड, ऐसे कनेक्ट है, एक कॉपर वायर, मासलेस वायर होंगे, एक कॉपर वायर और इसके इंड से दूसरा वायर और कनेक्ट किया है, एक कॉपर और एक कौन सा है, स्टील। फिर क्या कह रहा है, चलो ये दूसरा स्टील है, ऐसे कनेक्ट किया। अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड टू द कंपोजिट वायर विच, अब यहां पर बेटा देखो, अगर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स यहां लगाओगे तो वायर चूंकि मासलेस है तो टेंशन तो हर जगह सेम होगा। टेंशन अगर हर जगह सेम होगा तो स्ट्रेस, क्योंकि दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया बाहर, चलो कॉमन क्रॉस सेक्शन एरिया भी लेंगे, तो यानी कि इसमें जो टेंशन इसमें भी T होगा तो टेंशन इसमें भी T होगा, तो स्ट्रेस T/A कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट। पहला ऑप्शन सही है। डिफरेंट स्ट्रेस नहीं, सेम स्ट्रेन नहीं, स्ट्रेन सेम नहीं रहेगी, क्योंकि बेटा यंग मॉडुलस, स्ट्रेन जब निकालते हो तो स्ट्रेन तो तुम लिखते हो स्ट्रेस
अपॉन यंग मॉडुलस, जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा उसकी स्ट्रेन कम हो जाएगी। तो ये गलत है, डिफरेंट स्ट्रेन होगी, यानी कि इसका ए सही है और डी सही है। तो चलो बेटा बाकी कल अब फ्लूइड स्टैटिक्स के भी बना के देते हैं आपको। थैंक यू बच्चों।